वेलकम टू लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स। मैं आपकी एजुकेटर आज आपके लिए लेके आई हूँ 24 से 29 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स। हम लोग आज के इस सेशन में ये देखेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे उन्होंने जो लॉ है उसको इंटरप्रेट किया, कैसे कैसे जब डिफरेंट केसेस उनके सामने आए उन्होंने जजमेंट दी और कैसे उन्होंने अपनी लोअर कोर्ट्स को, अपनी डिफरेंट अथॉरिटीज को, लोकल बॉडीज को क्या किया, उन्होंने अपनी डायरेक्शन दी। तो अगर आप एक स्टेट जुडिशरी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये पेपर के लिए आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी एंड मेंस के लिए भी। बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि जो हमारी कंट्री का सबसे ऊंचा कोर्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो एक्चुअली में क्या जजमेंट्स दे रहा है। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट है तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर में आती है करंट लीगल नॉलेज। और जब आप ये जजमेंट्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि करंट लीगल नॉलेज क्या है, आजकल क्या चल रहा है हमारे यहाँ पे। अगर आप लोगों की लैंग्वेज में बोलूं तो आजकल क्या ट्रेंड में है वो समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप एक एलएलबी स्टूडेंट है तब तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज सेइंग एंड डूइंग इन द करंट मंथ। ऑल्सो अगर आप एक लिटिगेटिंग प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही तो जजमेंट्स हैं जो हमें हेल्प करती हैं कि हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को अच्छे से कर पाएं, आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट कर पाएं। तो ये सब आपके लिए बहुत रेलेवेंट रहने वाला है। आइए देखते हैं कि आज के टॉपिक्स क्या हैं। हम लोग आज बात करेंगे कि गांजा सीड्स जो होती हैं दे आर नॉट बैंड कॉन्ट्राबैंड अंडर एनडीपीएस एक्ट। जब हम नार्कोटिक ड्रग्स की एक्ट बात करते हैं उसके अंदर जो गांजा की सीड्स होती हैं दे आर नॉट बैंड कॉन्ट्राबैंड बैंड्स। तो यही बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। उसके बाद हम बात करेंगे इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बारे में। क्या ये एक ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी है, क्या इसके बेसिस पे आप डाइवोर्स सीख कर सकते हो या नहीं, ये हम देखेंगे आज के इस केस में। फिर बात करेंगे कि एलोपैथिक डॉक्टर्स जो होते हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो होते हैं क्या वो इक्वल वर्क परफॉर्म करते हैं, आर दे एंटाइटल्ड टू इक्वल पे, इक्वल वर्क, इक्वालिटी और नॉट। तो ये चीज डिस्कस करी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। देन बात करेंगे सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। और क्या बात करेंगे कि अगर सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एक स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया है तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर दोगे जस्ट बिकॉज उसको रिकॉर्ड किया गया है ऐसी लैंग्वेज में जो कि नोन नहीं है अक्यूज को थ्रू द ट्रांसलेटर। तो बेसिकली वो आपकी लैंग्वेज नहीं थी, जो ट्रांसलेटर है उसने उसे किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड किया है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग आप उसको रिजेक्ट नहीं करोगे, यही बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। देन हम बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं उसके साथ हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसमें आप कोई स्पेसिफिक रिलीफ मांगते हो, कॉम्पनसेशन डैमेजेस नहीं मांगते, एक स्पेसिफिक रिलीफ मांगते हो। तो पार्टी जो कि क्लेम कर रही है कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ टर्म्स जो कि नहीं हुई है उसमें टाइम इज एन एसेंस, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो शॉक है क्योंकि पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी ऐसे केस में जहां पे एफआईआर ऑलरेडी क्वॉश हो चुकी है। उन्होंने पुलिस को बोला कि वो इंश्योर करें कि ऐसी प्रैक्टिसेस आगे से ना हो और ध्यान दें अपने काम पे, और जो एफआईआर ऑलरेडी क्वॉश हो चुकी है उसके अंदर एक क्लोजर रिपोर्ट का तो मतलब ही नहीं बनता। इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज। तो बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो है गांजा सीड्स। तो स्टूडेंट्स, नार्कोटिक ड्रग्स जब एक्ट की हम बात करते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं कि गांजा सीड्स को भी हम लोग मानते थे कि ये भी बैंड है, कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटीज में होती हैं, जो कमर्शियल क्वांटिटीज होती हैं उसमें ये बैंड थी। बट इस जजमेंट में क्या बोला गया, इस ऑर्डर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि जो गांजा की सीड्स होती हैं वो अपने आप में बैंड कॉन्ट्राबैंड नहीं है अंडर द एनडीपीएस एक्ट। तो कोरम जो है वो है जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। 27 अप्रैल 2023 का ये ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट करी है एक ऐसे मैन को जो सप्लाई कर रहा था गांजा सीड्स, क्योंकि उन्होंने बोला कि गांजा सीड्स जो हैं वो गांजा के अंदर नहीं आती जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अंदर लिखा गया है। तो बेसिकली एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो गांजा की डेफिनेशन है उसके अंदर गांजा सीड्स नहीं आती है, इसीलिए इस बंदे को मिल गई है बेल। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन गांजा की, एक बार वो भी पढ़ लेते हैं। तो गांजा इज द फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ कैनबिस प्लांट एक्सक्लूडिंग द सीड्स एंड लीव्स व्हेन नॉट अकम्पनीड बाय द टॉप्स।
by whatever name they may be known or designated. तो बेसिकली क्या बोला गया कि अगर हम गांजा को कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें से आपको सीड्स और लीव्स को हटा देना है, यही बोला गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बेसिकली जो गांजा की डेफिनेशन दी गई है एनडीपीएस एक्ट के अंदर, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग द सीड्स एंड लीव्स अकम्पनीड बाय द टॉप्स। पिटिशनर जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया एक ऑर्डर चैलेंज करते हुए, जो कि गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर था, जहां पे उन्होंने उनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। जो कोर्ट है उसने क्या देखा कि जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड उनके सामने आया है उससे ये साबित होता है कि जो अक्यूज है उसने गांजा सीड्स को सप्लाई किया था फॉर कल्टीवेशन, बट कहीं पे भी कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है कि जो गांजा सीड्स हैं वो सप्लाई थी विद द इंटेंशन टू रिसीव ग्रोन गांजा इन रिटर्न। तो बेसिकली ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि जी मैं आपको सीड्स दे रहा हूँ, अब आप इसको उगाओगे, उसके बाद जो गांजा उगेगा आप मुझे वो वापस दोगे, ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं दिखी गई, ऐसी इंटेंशन मिसिंग थी। ठीक है, तो क्या देखा गया कि एडवोकेट सुमेश चंद्र झा जो थे, जो पिटिशनर्स के लिए अपीयर कर रहे थे, उन्होंने बोला कि जो ये मैटर है ये एक्चुअली में गांजा सीड्स के अंडर पर्टेनिंग है और गांजा सीड्स को कहीं पे भी एनडीपीएस के अंदर हम नहीं मानते। उन्होंने ये बोला कि जो सेक्शन है 2 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी ऑफ एनडीपीएस एक्ट वो क्या करता है, डिफाइन करता है कैनबिस, और उसके अंदर गांजा सीड्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। कोर्ट ने उनके सबमिशन को नोट किया और देखा कि जो फैक्ट है वो ये है कि जो अक्यूज्ड है वो जेल में है सिंस 20th मई 2022 और अभी तक चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने ग्रांट कर दी बेल इस पिटिशनर को। अब बात करते हैं इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कैन बी डिसॉल्व्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूएलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे पहले आपको क्या समझना है कि जो हमारे मैरिज लॉज हैं वो अलग हैं, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से अलग मैरिज होती है जो कि कोई हिंदू और किसी और रिलीजन के साथ करता है, और हिंदू मैरिज एक्ट अपना अलग से डाइवोर्स लॉ अपने अलग से उनके डाइवोर्स के ग्राउंड्स हैं। ठीक है, सिमिलरली डाइवोर्स एक्ट है फॉर क्रिश्चियंस। तो आपको क्या देखना है, जब हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 बात करता है डाइवोर्स की, बात करता है डाइवोर्स की, और क्या कहता है कि आपको डाइवोर्स मिल सकता है कुछ चुनिंदा ग्राउंड्स के ऊपर, और वो ग्राउंड्स क्या हैं कि पहला ग्राउंड है कि उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी और के साथ उन्होंने किया है, दूसरा ग्राउंड है क्रूएलिटी का, तीसरा ग्राउंड है डिजर्शन का, चौथा ग्राउंड है कन्वर्जन का कि किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, पांचवा ग्राउंड है अनसाउंडनेस का, उसके बाद है कि वो कोई इनक्यूरेबल डिजीज सफर कर रहे हैं, वेनरल डिजीज सफर कर रहे हैं जो कि कम्युनिकेबल है, उन्होंने रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, बेसिकली त्याग दिया है वर्ल्ड को। ठीक है, या फिर क्या करा है, 7 साल तक उनकी कोई भी खबर नहीं है। तो ये कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं हमारे सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। तो अब जो हम केस की बात करने वाले हैं उस केस का नाम है श्री राकेश रमन वर्सेस श्रीमती कविता। कोरम है जस्टिस सुधांशु धूलिया एंड जस्टिस जेबी परदेवाला। तो क्या बात हुई कि हिंदू मैरिज एक्ट की जब हम बात करते हैं सेक्शन 13 जो हमने अभी पढ़ा, सब क्लॉज 1A बात करता है कि अगर आपकी इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, ऐसी शादी है जिसके अंदर अब कुछ नहीं बचा है, वो ऑलमोस्ट टूट ही चुकी है, बस कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है, आप उसको क्रूएलिटी मान सकते हो। तो एक मैरिटल रिलेशन जब जो होता है विच हैज ओनली बिकम मोर बिटर, और ज्यादा खट्टा हो चुका है और ज्यादा कड़वाहट आ चुकी है, तो उसको खींचने में कुछ भी नहीं रखता, और अगर आप उसको खींचते हो तो क्या होता है, दोनों साइड पे होती है क्रूएलिटी। तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने क्या बोला कि अगर आप ऐसी मैरिज को खींचते हो तो इससे इवेंचुअली क्या होता है, इससे आप इनजस्टिस कर रहे हो उन दोनों पार्टीज के साथ, आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो कि वो अपने जो ग्रजेस हैं, अपने जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको छोड़ के जिंदगी में आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो क्या बोला गया कि जो एक मैरिज है जो कि इररिट्रीवेबल ब्रेक डाउन हो चुकी है, वो एक दूसरे के ऊपर क्रूएलिटी करते हैं, तो ऐसे पार्टीज को साथ में रख के कुछ नहीं होगा। देयरफॉर ये एक ग्राउंड बन जाता है कि आप मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हो अंडर सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 1A, जो कि बात करता है कि एक ग्राउंड है कि आप शादी को
शादी को आप डिसॉल्व कर सकते हो ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी। ठीक है, तो अगर कोई लॉन्ग सेपरेशन है और बीच में कोई भी कोहैबिटेशन नहीं है, साथ में वो नहीं रह रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि इनके बीच की जो शादी है वो ऑलमोस्ट टूट चुकी है। जो कपल है, जो हमारा फैक्ट्स है इस केस का, वो जो कपल है वो 25 साल से अलग रह रहे थे, उन्होंने हार्डली कुछ 4 साल साथ में रहे एज हस्बैंड एंड वाइफ, और बहुत सारे केसेस फाइल थे एक दूसरे के अगेंस्ट। तो जो फैमिली कोर्ट है उन्होंने 2009 में अलाउ कर दी थी हस्बैंड की पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी, बट दिल्ली हाई कोर्ट ने 2011 में इस पिटिशन को रिवर्स कर दिया था और बोला था कि आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाइल कंसिडरिंग द हस्बैंड्स अपील ये देखा कि जो एक्चुअली में उनके बीच में रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप सार हो चुका है, वो रिलेशनशिप बिटर हो चुका है और उसके अंदर अब कुछ भी नहीं बचा, कड़वाहट है बस एक दूसरे के अंदर। ये देखते हुए कि कोई भी बच्चा नहीं है इस वेडलॉक का, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये शादी को हम मान सकते हैं कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है और इसको आप एक ग्राउंड मान सकते हो एज अ क्रुएलिटी। अगर देखा जाए तो बेंच ने ये भी नोट किया कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अभी तक एक ग्राउंड नहीं है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, दो एक रिकमेंडेशन आई थी टू दिस इफेक्ट बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ नवीन कोहली वर्सेस नीतू कोहली। और जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने भी अपनी 71st रिपोर्ट और 217th रिपोर्ट में रेकमेंड किया था कि जो शादियां ऑलरेडी टूट चुकी हैं, जिन रिश्तों का कोई मतलब नहीं है, जो शादियां ब्रेक डाउन हो चुकी हैं, वो भी एक ग्राउंड बनना चाहिए फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। बट अभी तक ये एक ग्राउंड नहीं है। बट आप क्या बोल सकते हो कि इरिट्रीवेबल ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एक्चुअली में क्रुएलिटी है। जब आपका आपस में रिश्ता ही खट्टा हो चुका है तो आप एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हो, आप क्या करोगे, आप एक दूसरे के साथ करोगे क्रुएलिटी, और क्रुएलिटी एक ग्राउंड है फॉर डाइवोर्स। और क्या बोला गया कि आप इसको एक ग्राउंड फॉर डाइवोर्स मान के चल सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने डिड नॉट डिसएग्री विद द हाई कोर्ट्स व्यू दैट मेयर फाइलिंग ऑफ केसेस अगेंस्ट स्पाउस विल नॉट अमाउंट टू क्रुएलिटी, बट ये बोला कि जो उनकी शादी है वो एक्चुअली में रिपेयर नहीं की जा सकती जस्ट बिकॉज कुछ केसेस फाइल हैं। 5 केस इन्होंने फाइल किए, 5 केस इन्होंने फाइल किए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये शादी टूट गई। पर जब आप उस रिश्ते का एसेंस देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि अब इसमें कुछ भी ऐसा बचा नहीं है जिसको आप रिपेयर कर सकते हो, तो इस चीज को इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कहते हैं। ये जो प्रेजेंट मैरिज थी इस केस में, उसका कंटिन्यूएशन का कोई भी फायदा नहीं होना था, वो एक दूसरे के साथ बस क्रूअल बिहेवियर ही करते। इसीलिए क्या बोला गया कि आपको हस्बैंड को बोला कि आपकी अपील हम अलाउ कर रहे हैं, बट आपको देने पड़ेंगे 30 लाख रुपए एज परमानेंट एलिमनी टू द वाइफ। On the related note, it may be recalled that a constitution bench of Supreme Court had reserved a judgment on the question whether Supreme Court can dissolve a marriage by invoking the powers under Article 142 of the Constitution on the ground of irretrievable breakdown of marriage, जो कि एक केस का नाम है शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। एक सेम सिमिलर मैटर पे एक जजमेंट रिजर्व हो चुकी थी। अब बात करेंगे हम हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट जजमेंट की, जो बात करती है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स जो होते हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो होते हैं, क्या वो सेम काम करते हैं, क्या वो इक्वल वर्क करते हैं और क्या उनको इक्वल पे मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, एलोपैथिक डॉक्टर्स जो सर्जरी वाले डॉक्टर्स होते हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो होते हैं वो सेम काम नहीं करते, इसलिए दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू इक्वल पे। तो कोरम का नाम है जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम एंड जस्टिस पंकजा मित्तल। केस का नाम है स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स वर्सेस डॉक्टर पी ए भट्ट एंड अदर्स। ठीक है, 26 अप्रैल 2023 का ये ऑर्डर है। और क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एलोपैथिक डॉक्टर्स और डॉक्टर्स ऑफ इंडिजीनियस मेडिसिन, जो कि हो सकते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, वो अपने आप में इक्वल काम नहीं करते, देयरफॉर उनको एंटाइटल नहीं है कि उनको इक्वल पे मिले। एपेक्स कोर्ट ने ये बोला कि इमरजेंसी के केसेस में एलोपैथिक डॉक्टर्स ही होते हैं जो ट्रॉमा केयर कर सकते हैं और एक्चुअली में क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, और वो जो फर्स्ट एड वाला ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये काम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स नहीं कर सकते। और उन्होंने क्या बोला कि जो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कि वो सर्जन्स को एक्चुअली में असिस्ट करें कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज परफॉर्म करने के लिए, वाइल एमबीबीएस डॉक्टर्स जो होते हैं वो ये सब कुछ कर सकते हैं। इन दिस रिगार्ड कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि वी शैल नॉट बी अंडरस्टूड टू मीन एज इफ though one system of medicine is superior to another, it is not our mandate nor within our competence to assess the relative merits of the two systems of medical sciences। अब देखो होता क्या है, जो लोग एलोपैथिक मेडिसिन में बिलीव करते हैं ना,
वो लोगों को आयुर्वेदिक बिल्कुल समझ नहीं आती, जो आयुर्वेदिक में बिलीव करते हैं उनको एलोपैथिक बिल्कुल समझ नहीं आती। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हाँ जी, इन दोनों में फर्क है। जो मेडिकल केयर, जो ट्रॉमा के टाइम पे, एक्सीडेंट के टाइम पे जो एलोपैथिक डॉक्टर कर सकता है, सर्जरी परफॉर्म कर सकता है, एमबीबीएस डॉक्टर कर सकता है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं कर सकता। इसलिए दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू इक्वल पे। बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये बोला कि हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सी मेडिसिन ज्यादा सुपीरियर है एक दूसरे से। हमारी वो कॉम्पिटेंसी नहीं है असेस करने की, ना हमें उसके बीच में घुसना है। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला कि we have no doubt that every alternative system of medicine has its own pride and place in history, but today the practitioners of indigenous system of medicine do not perform complicated operations। इसीलिए आप क्या बोलोगे कि they do not do the same work, they do not do the equal work as the MBBS doctors do। कोर्ट ने ये भी बोला कि प्रेजेंस ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ पोस्टमार्टम या फिर ऑटोप्सी, जो कि एक आपका एमबीबीएस का जो डॉक्टर होता है, एलोपैथिक डॉक्टर होता है, वो उसकी जरूरत होती है। ओपीडी में भी जो जनरल हॉस्पिटल्स है वहां पे भी एमबीबीएस डॉक्टर्स ही होते हैं जो अटेंड करते हैं इतने सारे पेशेंट्स को, और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स नहीं होते हैं। जो बेंच थी हमारी, जिसमें जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम एंड जस्टिस पंकजा मित्तल थे, उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था holding that the practitioners possessing a degree of Bachelor of Ayurveda in Medicine and Surgery are to be treated at par with doctors holding MBBS degree, and उनको क्या है, उनको टिक्कू पे कमीशन के लिए, बेनिफिट्स के लिए दे आर एंटाइटल्ड है। उस ऑर्डर को उन्होंने सेट असाइड कर दिया। जो इशू था हमारा सुप्रीम कोर्ट के सामने वो क्या था कि क्या डिफरेंट पे स्केल्स फिक्स कर सकते हो आप डॉक्टर्स जो कि अपॉइंट किए जाते हैं सेम कैडर में ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो कि वो पोजेस करते हैं। क्या एलोपैथिक डॉक्टर्स और डॉक्टर्स ऑफ इंडिजिनियस मेडिसिन, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, आप बोल सकते हो कि वो इक्वल वर्क करते हैं एंड इसीलिए दे आर एंटाइटल्ड टू इक्वल पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या एनालिसिस किया, उन्होंने बोला कि सबसे पहला इश्यू जो है इज नो लॉन्गर रेस एंट्रग्रा। उन्होंने ये बोला कि रेलेवेंट डिसीजंस आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जहां पे उन्होंने क्या बोला है कि कोर्ट ने ये बोला है क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बीच बेसिस पे, और वो अपने आप में वायलेट नहीं करेगा हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 14 और 16 हमें प्रोवाइड करता है। जब हम सेकेंड इशू की बात करते हैं तो जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं और जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं वो सेम काम नहीं करते एंड इसीलिए दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू इक्वल पे। अब हम बात करने वाले हैं हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट की, और क्या बात करने वाले हैं कि सेक्शन 27 जो होता है, सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होती है उसके अंदर इज नॉट लाइबल टू बी रिजेक्टेड मियरली बिकॉज जिस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया है वो स्टेटमेंट को इस लैंग्वेज में ट्रांसलेटर ने रिकॉर्ड किया जो कि हमारे अक्यूज को नोन नहीं थी। तो केस का नाम है सिज्जू कुरियन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। 17 अप्रैल 2023 का ये ऑर्डर है। जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस अरविंद कुमार है कोरम। तो क्या समझना है, सेक्शन 27 बात करता है हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द अक्यूज में बी प्रूव। तो जहां पे कोई भी ऐसा फैक्ट डिपोज किया जा रहा है अक्यूज के द्वारा रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो आपको क्या करना है, जिस भी पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है और जो भी पुलिस ऑफिसर उस चीज को पढ़ रहा है उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि कितना आप फैक्ट के ऊपर रिलाई कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या देखना है कि जो भी पुलिस ऑफिसर को ये इंफॉर्मेशन मिल रही है वेदर इट अमाउंट्स टू अ कन्फेशन या फिर नहीं, वो अपने आप में क्या माना जाएगा, एक प्रूफ फैक्ट माना जाएगा, एक डिस्कवर्ड फैक्ट माना जाएगा। ठीक है, अब इसका डिटेल्स पढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या बोला है कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट व्हिच इज अदरवाइज एडमिसिबल इन एविडेंस एज पर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर अगर कोई अक्यूज एक कन्फेशनल स्टेटमेंट बोलता है, कोई बात बताता है, कोई डिस्कवरी कराता है, तो जस्ट बिकॉज वो उस लैंग्वेज में रिकॉर्ड नहीं करी गई जो कि मदर टंग है अक्यूज की, आप ये नहीं बोलोगे कि आप इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दोगे। कोर्ट एक ऐसी स्टेटमेंट से डील कर रहा था जो कि कन्फेशनल स्टेटमेंट थी, एक मलयाली अक्यूज ने दी थी टू कर्नाटका पुलिस। Police had taken the help of a third party who knew Malayalam but did not know how to read or write it to put questions to the accused and elicit answers from him. जो थर्ड पार्टी है उन्होंने आंसर्स जो कि दिए गए थे अक्यूज से इन तमिल लैंग्वेज विच इन टर्न वाज रिकॉर्डेड बाय द पुलिस इन कन्नड़ा लैंग्वेज। पुलिस ने क्या क्लेम किया कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट अक्यूज ने दी है उससे एक्चुअली में डिस्कवरी हुई है एक डेड बॉडी की एंड इसीलिए ये एडमिसिबल है बिकॉज इससे एविडेंस आया है टू द एक्सटेंट ऑफ सेक्शन 27। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या बात आई
कि जो कन्विक्ट है उन्होंने एक कंटेंशन रेज करी कि जो प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का स्टेटमेंट वो बहुत ही अनयूजुअल था और अपने आप में इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, इसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिजेक्टिंग दिस आर्ग्यूमेंट जो बेंच थी हमारे जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस अरविंद कुमार ने क्या बोला कि अल्टीमेट टेस्ट क्या है कि क्या जो स्टेटमेंट है उससे वो वही स्टेटमेंट है जो अक्यूज ने बोली थी या फिर नहीं, और जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी गई है इन अ लैंग्वेज व्हिच वाज नॉट नोन टू द अक्यूज और एक असिस्टेंस ली गई थी एक इंटरप्रेटर की जो कि पुलिस ने ली थी, वो उसमें कोई भी गलती नहीं है, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं देखा गया। हाई कोर्ट ने एज एन एपीलेट कोर्ट उसके पास पावर है कि वो रिवर्स कर सके कोई भी ऑर्डर ऑफ अक्विटल जस्ट एज इट हैज टू पावर टू रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन एंड दैट नो डिस्टिंक्शन कैन बी ड्रॉन बिटवीन द टू। हाई कोर्ट भी अगर किसी अक्यूज को अक्विट किया जा रहा है उस ऑर्डर को वो रिवर्स कर सकते हैं। एपेक्स कोर्ट जो कि सुन रहे थे एक अपील जो कि फाइल करी गई थी बाय अक्यूज जिसको अक्विट किया गया था बाय द ट्रायल कोर्ट एंड अक्विटल वाज लेटर रिवर्स्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ऑन एन अपील बाय द स्टेट। हाई कोर्ट ने इनको कन्विक्ट किया था अंडर द सेक्शन ऑफ सेक्शन 302, 201, 404, 419 ऑफ आईपीसी और इनको सेंटेंस करी थी सिंपल इम्प्रिजनमेंट। इसी ऑर्डर को, इसी कन्विक्शन के ऑर्डर को अक्यूज ने चैलेंज किया था और वो सुप्रीम कोर्ट आए थे। अक्यूज जो थे वो एक लेबरर की तरह वर्क कर रहे थे जो फार्म हाउस था डिसीज का, और क्या बोलते हैं ये एलिज किया गया था कि उन्होंने हिट किया था उसको आयरन रॉड से जिससे कि उसकी डेथ हो गई थी। उसने एक्चुअली में कुछ आर्टिकल्स भी स्टील करे थे फार्म हाउस से और उनको बेचा था जिससे कि उसको अनड्यू मॉनेटरी गेन हो सके, वो पैसा ले सके। ये भी एलिज किया गया था टू हैव पोस्ट एज द सन ऑफ द डिसीज और उनकी प्रॉपर्टी भी बेचने की कोशिश की थी। ये प्रोसीडिंग्स तब सामने आई जब accused was initiated as a result of a complaint filed by the son of the accused। तो बेसिकली जो उनका बेटा था उन्होंने ही कंप्लेंट फाइल करी थी। जब इंक्वायरी हुई तो अक्यूज ने कन्फेस किया अपना क्राइम और क्या बोला कि बॉडी कहाँ छुपाई है उन्होंने ये भी उनको बताया। However, ट्रायल कोर्ट ने क्या कंक्लूड किया कि प्रोसिक्यूशन ने अपना जो गिल्ट है अक्यूज का वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एक्चुअली में एस्टैब्लिश नहीं किया था एंड इसलिए उसको अक्विट कर दिया था। हाई कोर्ट ने बाद में जाके इस अक्विटल ऑर्डर को रिवर्स कर दिया था और बोला था कि जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने एरनोनियस एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया और उन्होंने जो एक्चुअली में एविडेंसेस प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड थे उनको अच्छे से अप्रिशिएट नहीं किया एंड इसी चक्कर में उन्होंने उसको अक्विट कर दिया एंड बाद में जाके उन्होंने उसको हाई कोर्ट ने उस अक्यूज को कन्विक्ट किया। एपेक्स कोर्ट ने क्या देखा कि जो हाई कोर्ट है उसके पास अथॉरिटी है कि वो री एग्जामिन कर सके एविडेंस को और कोई भी कंक्लूजन जो कि ट्रायल कोर्ट ने देखा है उसके अंदर इंटरवीन कर सके, उसके अंदर देख सके कि अगर कुछ गलत है तो वो कर सके। तो क्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक्चुअली में सही तरीके से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखा और देखा कि जो गिल्ट है अक्यूज का वो एस्टैब्लिश किया जा रहा है। प्रोसिक्यूशन ने रिलाई किया था लास्ट सीन थ्योरी के ऊपर जहां पे दो प्राइमरी विटनेस थे जिन्होंने क्या बोला था कि अक्यूज को एक्चुअली में देखा गया था लास्ट टाइम पे डिसीज के घर में उसके साथ। कोर्ट ने क्या देखा कि अक्यूज है जो उन्होंने फेल किया कोई भी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने की आफ्टर द लास्ट सीन थ्योरी का जो बात आई थी उसके बाद उन्होंने कोई भी पॉइंट नहीं प्रूव कर पाए कि क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रही थी। प्रोसिक्यूशन ने रिलाई किया था वॉलंटरी स्टेटमेंट जो कि अक्यूज ने बनाई थी जो कि उन्होंने डिस्कवरी करवाने के बाद बनाई थी। अक्यूज ने अपनी स्टेटमेंट में ये बोला था was later disowned and since the prosecution did not prove the statement of the accused could not be accepted in evidence। तो बेसिकली अक्यूज ने जो भी अपनी स्टेटमेंट करी थी वो बाद में उन्होंने डिसोन कर दी थी और प्रोसिक्यूशन ने इसको प्रूव नहीं किया था एंड इसीलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया एज एविडेंस। However, court held that the derivative use of the custodial statements was permitted under section 27 of the Indian Evidence Act। और जहाँ पे कोई भी presumption नहीं है that statements जो है वो अंडर कोई भी compulsion आई है, अंडर फोर्स आई है या फिर कोई custodial torture हुआ है उनके साथ। कोर्ट ने ये भी देखा कि जो स्टेटमेंट बनाई गई है अक्यूज के द्वारा पुलिस कस्टडी में उसको आप डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो और सिर्फ जो एडमिसिबल पार्ट है उसी को आप एविडेंस में ले सकते हो। जो पोर्शन जिससे डायरेक्ट डिस्कवरी हुई है बॉडी की उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो एज एन एविडेंस और बाकी पोर्शंस को आप डिलीट कर सकते हो। देयरफॉर जिस पार्ट से बॉडी को डिस्कवर करा गया है वो अपने आप में एडमिसिबल मानी जाएगी। एपेक्स कोर्ट ने क्या देखा कि कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में जिसकी बेसिस पे कन्विक्शन की है हाई कोर्ट ने एंड उन्होंने भी इस कन्विक्शन को अपहेल्ड कर दिया।
अब बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। तो स्टूडेंट्स जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं उसके साथ हम एक स्पेशल लॉ पढ़ते हैं जो होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो बात करता है कि अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए तो इस एक्ट के अंदर आप पाओगे। डैमेजेस कॉम्पनसेशन नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है और आप कहते हो मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही चाहिए तो आप केस फाइल करते हो एसआरए के अंदर। तो पार्टी जो कि क्लेम कर रही है कि टाइम इज एन एसेंस व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ टर्म्स नॉट डन, तो केस का नाम है गड्डीपत्ती दिव्या वर्सेस पथुरी समरेजनम एंड अदर्स। 18 अप्रैल 2023 का ये केस है। जस्टिस कृष्ण मुरारी एंड जस्टिस संजय करोल आर द कोरम्स ऑफ दिस केस। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जहां पे हम बात करते हैं सेल हो रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी, वहां पे कोई भी प्रिजम्पशन नहीं है कि टाइम एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट का। हाउएवर कोर्ट ने क्या इन्फर किया कि अगर परफॉर्मेंस रीजनेबल टाइम में होती है और सारी कंडीशंस जो कि एक्सप्रेस टर्म्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की अगर उनको आप इंश्योर करते हो तो क्या देखा जाएगा, वो कैसे देखा जाएगा, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस से बेसिस पे वो देखा जाएगा। इन्होंने रेफर किया कट्टा सुजत्ता रेड्डी वर्सेस सिद्धमेत्ती इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के केस, जहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात हो रही है ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन डन, द क्वेश्चन ऑफ टाइम बीइंग द सेंस डज नॉट अराइज। जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही नहीं हुई है उस टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तो आप क्वेश्चन ऑफ टाइम, आप टाइम को उठा ही नहीं सकते कि टाइम एक्चुअली एसेंस था। तो टाइम वुड नॉट बी एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयरइन ऑब्लिगेशंस ऑफ वन पार्टी आर डिपेंडेंट ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ अनदर पार्टी। एक के करने के बाद दूसरा बंदा काम करेगा तो यहाँ पे टाइम एसेंस नहीं हो सकता। जब ये एडजुडिकेट कर रहे थे इस अपील को जो कि फाइल करी गई थी बाय गड्डीपत्ती दिव्या एंड अनदर वर्सेस पथुरी समरज्यम एंड अदर्स, ऑब्जर्व किया गया कि टाइम वुड नॉट बी एन एसेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट जहां पे ऑब्लिगेशंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बैकग्राउंड फैक्ट्स ऐसे हैं कि 14/8/2002 को मिस्टर जी वेणुगोपाल राव ने एक अग्रीमेंट ऑफ सेल एग्जीक्यूट किया विद मिस पथुरी समरज्यम इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी। रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो थे उन्होंने पार्शियल एडवांस पे कर दिया टू मिस्टर राव। जो अग्रीमेंट रिकॉर्ड किया गया दैट मिस्टर राव वुड एग्जीक्यूट द सेल डिड इन फेवर ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 विद इन 3 मंथ्स एंड उसी के बाद वो प्रॉपर्टी को डिमार्केट करेंगे एंड बैलेंस कंसिडरेशन को रिसीव करेंगे। सब्सिक्वेंटली रिस्पोंडेंट नंबर 1 को पता चला कि जो प्रॉपर्टी है वाज अटैच्ड बाय द सिविल कोर्ट इन सम रिकवरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट मिस्टर राव। Therefore, रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने मिस्टर राव से पूछा कि क्या आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मेजर क्या है, उसकी अटैचमेंट क्या है, गेट द प्रॉपर्टी मेजर्ड एंड इट्स अटैचमेंट रिमूव। कोर्ट के द्वारा जो अटैचमेंट हुई है उसको आप रिमूव कराइए। Following which the respondent number 1 will pay the sale consideration and get the property registered in her name। तो क्या बोला उन्होंने, बोला कि जो आपकी प्रॉपर्टी एक्चुअली में कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर अटैच्ड है, सिविल कोर्ट के द्वारा अटैच्ड है, पहले आप उसको डिटैच कराइए, उसको छुड़वाइए और तभी मैं आपकी सेल कंसिडरेशन दूंगा और उसी के बाद वो पूरा का पूरा जो घर है वो मेरे नाम पे होगा। इन मीनवाइल मिस्टर राव मर गए 2003 में और उनके जो 2 माइनर चिल्ड्रन थे और वाइफ थे वो एपेलेंट्स बन गए। 29 मार्च 2004 को रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक लीगल नोटिस भेजा उनके लीगल एयर्स को और क्या बोला कि आई एम स्टिल विलिंग टू परफॉर्म माई पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड आप अपने पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को करो। इसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक सूट फाइल किया सिविल कोर्ट के सामने जहां पे उन्होंने क्या बोला कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द अग्रीमेंट जो ऑफ सेल जो कि था 14/8/2002 को जो कि मिस्टर राव के साथ उन्होंने किया था, उनके लीगल एज को ये बोलना चाहिए कि ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे इस अग्रीमेंट का और एग्जीक्यूट करे सेल डीड मेरे फेवर में। 22/8/2007 को ट्रायल कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने फेल कर दिया ये प्रूव करना कि उनको एंटाइटल्ड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड डायरेक्ट रिफंड ऑफ एडवांस कंसिडरेशन अमाउंट टू हर। अपील गई हाई कोर्ट में और अपील में हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर और क्या देखा कि मेयर स्टिपुलेशन ऑफ टाइम अपने आप में जो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें नहीं देखा जाएगा। टाइम में नॉट बी द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यही देखा हमारे हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने ये बोला कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने अपनी पूरी कंडीशंस जो कि लेट डाउन थी इन सेक्शन 16C ऑफ द एसआरए, उन्होंने वो पूरी की पूरी कंडीशंस को सैटिस्फाई किया है एंड इसीलिए वो एंटाइटल्ड है कि उनको स्पेसिफिक रिलीफ मिले। हाई कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया कि एपेलेंट्स को डिस्चार्ज करना चाहिए उनका डेट
जो कि मिस्टर राव का था, जो कि उनके फादर का था, और रिलीव करनी चाहिए इस प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट एंड देयरफॉर एग्जीक्यूट करना चाहिए सेल डीड विद रिस्पोंडेंट नंबर 1 और डिमार्केट करनी चाहिए इस प्रॉपर्टी को। एपेलेंट्स जो है उन्होंने एक अपील फाइल करी बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल ठीक है और इस अपील को डिसमिस कर दिया। अब बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट शॉक में चले गए जब उन्होंने देखा कि पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी है एक केस में जहां पे एफआईआर ऑलरेडी क्वॉश हो चुकी थी। उन्होंने पुलिस एजेंसी को बोला कि आप ऐसी प्रैक्टिसेस को डिसकंटिन्यू करें और ध्यान रखें कि आगे से ऐसा ना हो। तो कोरम है जस्टिस एमआर शाह एंड जस्टिस सीटी रवि कुमार। केस का नाम है स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस उमेश कुमार शर्मा एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जब आप एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रहे हो तो स्टूडेंट सबसे पहले एक समझने की बात है कि सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी जो होता है उसके अंदर जो पुलिस ऑफिसर होता है जिसके पास केस जाता है वो इन्वेस्टिगेशन करता है और फाइनल रिपोर्ट देता है। फाइनल रिपोर्ट या तो एफआईआर होती है या तो क्लोजर रिपोर्ट होती है। यहाँ पे क्लोजर रिपोर्ट में वो बताता है कि कोई केस नहीं बनता और क्लोज कर देता है, और एफआईआर में बताता है कि ये केस बनता है, इन सेक्शंस के ऊपर बनता है, और एफआईआर के बेसिस पे वो क्या देता है, यहाँ पे चार्जशीट देता है, चार्जशीट फाइल करता है। तो या तो वो चार्जशीट फाइल करेगा वन, या तो वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेगा, ये दो चीजें करता है। तो क्या देखा गया, एक ऐसा केस था जहां पे एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी, उसके बाद पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट डाली जबकि ऑलरेडी वो केस जो था, जो वो एफआईआर थी, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी, वो क्वॉश कर दी गई थी बाय द हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा कि पुलिस को यहाँ पे क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि एफआईआर तो ऑलरेडी क्वॉश हो चुकी थी। जो हमारी बेंच थी उन्होंने पुलिस को बोला कि आपको ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिस मैटर में ऑलरेडी जो एफआईआर है वो क्वॉश हो चुकी है, आपको उसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है और इन प्रैक्टिसेस को आपको अडॉप्ट नहीं करना है, इनको आपको अवॉइड करना है। बेंच ने ये भी देखा आफ्टर नोटिंग एन इंस्टेंस ऑफ क्लोजर रिपोर्ट बीइंग फाइल्ड बाय द उत्तराखंड पुलिस इन द क्वॉश्ड केस। अब बात करते हैं हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो हम आज के इन केस लॉस के बेसिस पे करने वाले हैं। तो irretrievable breakdown of marriage can be dissolved on the ground of cruelty has been held in which case? Shri Rakesh Raman versus Srimati Kavita, Ram Pawar versus Union of India, Rakesh Roshan versus Kusum Lata, Rasoi versus Kali Charan। तो स्टूडेंट्स क्या करेक्ट आंसर है? राकेश रमन वर्सेस श्रीमती कविता। ये आपकी करंट लीगल नॉलेज में बहुत हेल्प करेगा, हिंदू मैरिज एक्ट में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। Allopathic doctors or Ayurvedic doctors do not perform equal work and therefore are not entitled to equal pay। कौन से केस में बोला गया? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम प्रकाश, स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स वर्सेस डॉक्टर पी ए भट्ट एंड अदर्स, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर चैतन्य, नन ऑफ द अबव। तो क्या है सही आंसर? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस डॉक्टर पी ए भट्ट एंड अदर्स। क्लोजर रिपोर्ट इज फाइल्ड अंडर विच सेक्शन इन द सीआरपीसी स्टूडेंट? जो अभी हमने किया 154, 173, 155 बोथ ए एंड सी। तो स्टूडेंट्स 154 बात करता है एफआईआर की, 155 बात करता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट की, और 173 बात करता है फाइनल रिपोर्ट की, जो कि दो तरीके की होती है। कौन सी? या तो क्लोजर होती है या तो होती है चार्जशीट। तो क्या करेक्ट आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट किस चीज के बारे में बात करता है? मोटिव के बारे में, कन्फेशन के बारे में, हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द अक्यूज्ड मे बी प्रूव, नन ऑफ द अबव। तो किस चीज के बारे में बात करता है? हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द अक्यूज्ड मे बी प्रूव। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 4th वीक ऑफ अप्रैल का सेशन, जहां पे हमने बात करी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या क्या हुआ, उन्होंने कैसे डायरेक्शंस दिए हमारी पुलिस को, कैसे इंटरप्रेट किया हिंदू मैरिज एक्ट को, इंडियन एविडेंस एक्ट को, आईपीसी को, सीआरपीसी को, सारे डिफरेंट डायमेंशंस हमने पढ़े। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स, सबके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, एनडीपीएस एक्ट के बारे में पढ़ा। तो आप लोग जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट, एंड मेरा एंडेवर यही रहेगा कि मैं हर हफ्ते आपके लिए बढ़िया से बढ़िया जजमेंट लेके आऊं, इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, सो दैट आप लोगों को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे और आपके आने वाले एग्जाम्स में ये आपको बहुत हेल्प करे, या फिर आप अगर एक नॉर्मल प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हो तब भी आपको हेल्प करे आपकी लीगल अवेयरनेस के लिए। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों को मजा आया हो। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।